द क्विंट और क्विंट हिंदी के इस खास इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है इस वक्त देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। मैं हूं नीरज गुप्ता और हम शुरू करते हैं उनसे सवालों का सिलसिला। सर, क्विंट के इस खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने एक बहुत ही सेंसेशनल बात कही है कि गुजरात के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उनकी वजह फरवरी में हुआ वो ट्रंप विजिट है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अहमदाबाद आए थे उस वक्त देश विदेश से बहुत सारे लोग आए थे और उसके बाद सावधानियां नहीं बरती गई। आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं सर? आपके पास क्या आधार है इसका? बहुत सिंपल बात है नीरज जी। और इसलिए कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि इसका मीडिया में कहीं पर भी जिक्र नहीं आया। लेकिन मैंने अपने गुजरात के मित्रों के साथ बातचीत की कि भाई गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस क्यों हो रहे हैं। मुंबई दिल्ली समझ में बात आती है क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ आए थे बाहर से और उनके चलते इन दो शहरों में और प्रदेशों में कोरोना के केसेस बढ़े। लेकिन अहमदाबाद में ऐसी क्या खास बात हो गई कि वहां पर और खास करके पूरे गुजरात में इतने सारे केसेस हो रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और गुजरात में ये कंपटीशन रहता है कि वो सेकंड होगा कि दूसरा सेकंड होगा। तो हमारे मित्रों ने हमें सूचना दी कि फरवरी में ट्रम्प के नमस्ते ट्रम्प के इवेंट के चलते और उसके बाद मार्च तक ये सिलसिला कंटिन्यू किया 22 मार्च तक, जिसमें 27,000 प्रवासी गुजराती 27,000 ये रिकॉर्डेड फिगर है अहमदाबाद एयरपोर्ट का। 27,000 प्रवासी गुजराती अहमदाबाद आए। उसमें अधिकतर आए थे ट्रम्प के नमस्ते ट्रम्प की इवेंट के लिए। अमेरिका से आए थे, इंग्लैंड और यूरोप से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे, जहां पर ज्यादा संख्या में प्रवासी गुजराती रहते हैं जी। और आपको पता नहीं ध्यान में ये बात है कि नहीं, मेरे ध्यान में है कि जब वो हवाई अड्डे पर अहमदाबाद में उतरते थे उनके ऊपर एक मोहर लगाया जाता था कि होम क्वारंटाइन में रहेंगे। तो होम क्वारंटाइन का मोहर उनके हाथ पर लगाया जाता था। वो फिर बाहर निकलते थे और कोई टेस्ट नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जो दृश्य मेरे ध्यान में है वो ये है कि किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि जिनके हाथ के ऊपर होम क्वारंटाइन लिखा हुआ है वो आराम से अपने अपने फ्लैट से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। और गुजरात के बहुत सारे लोगों का मानना है कि गुजरात में कोविड की शुरुआत ट्रम्प इवेंट के बाद से ही शुरू हुई थी और उसके बाद अहमदाबाद में फैली और पूरे प्रदेश में पहले फैली। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो बिल्कुल ढिलाई थी ट्रम्प के इवेंट के पहले, ट्रम्प के इवेंट के दौरान और ट्रम्प के इवेंट के बाद, उसी बात को लेकर मैंने ये ट्वीट किया था। तो मैं भी वहां था, मैं दिल्ली से गया था और ये तो मैं भी कह सकता हूं कि एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन जैसी कोई चीज नहीं थी या हमें सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा था। और अगले दिन स्टेडियम में भी वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज थी नहीं। लेकिन वो एक इवेंट इसकी वजह हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में पहला इंपोर्टेड केस नीरज जी 30 जनवरी को ही रिकॉर्ड हो गया था केरल में। आपको याद होगा 30 जनवरी को सर 30 जनवरी को ट्रम्प का नमस्ते ट्रम्प इवेंट जो अहमदाबाद में हुआ वो 24 फरवरी को हुआ। तो आप सोचिए कि 24-25 दिन गुजर चुके थे पहले केस के बाद। और किसी ने हमें ट्विटर में पॉइंट आउट किया कि पहला केस जो अहमदाबाद में हुआ वो शायद 20 दिन के बाद हुआ। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं, दो बातों को जानते हैं कि बहुत सारे असिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। हमारे पास सिम्टम नहीं है, आपके पास सिम्टम नहीं है, लेकिन हमको सचमुच में कोरोना हुआ है। आप हमारे संपर्क में आएंगे तो आपको भी हो जाएगा।
तो इसीलिए हमारे गुजरात के साथियों को का मानना है कि ट्रम्प का जो नमस्ते ट्रम्प इवेंट था वो एक बहुत बड़ा कारण है गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में इसके लिए होने के लिए। तो वहां पर से जो लोग वापस अपने अपने शहरों में गए वो इन्फेक्शन लेकर गए और यही कारण है कि आज गुजरात जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर के लिए रोज compete करता रहता है तमिलनाडु के साथ और उसकी जो आबादी है उसकी तुलना में वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है। जी, मौत की संख्या भी वहां पर तमिलनाडु के मुकाबले केसेस जरूर कर लेते हैं लेकिन संख्या काफी ज्यादा है गुजरात। सर आपने एक बात और कही है, पिछले काफी दिनों से आप देश में जो ये कोरोना का संकट है इस पर आपकी नजर है और इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर्स का जो क्राइसिस है उस पर आप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। आपने काफी बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपका एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो एक नेशनल क्राइम है, राष्ट्रीय अपराध है। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी स्टेटमेंट के जरिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दृश्य हम देख रहे हैं आज के दिन, जी, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो पैदल, रिक्शा से, साइकिल से, 3 व्हीलर से, कभी कभी तो सीमेंट मिक्सर में बैठकर वो जाने के लिए मजबूर हैं। ये क्यों हुआ? पहला तो ये है कि हमने जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया तो हमने 4 घंटे से भी कम का नोटिस दिया। तो इसी बीच में दूर दराज से लोग जो थे वो अपने इलाके में नहीं जा सकते थे, अगर जाना भी चाहते तो। नंबर 1। नंबर 2 बात कि ऐसा लगा कि सरकार को कोई आइडिया नहीं था इस बात का कि हमारे देश में माइग्रेंट लेबर जो है वो गरीब प्रदेशों से चलकर जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं देश के वहां पर जाता है नौकरी की तलाश में और वहां पर बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर काम करता है। कहाँ के? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, उड़ीसा के। ये लोग जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। तो जब हम लॉकडाउन लगाएंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा, वो भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे और उसके बाद बाध्य होकर वो गांव की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि गांव में आजकल भी एक सामाजिक सुरक्षा है। इसके बारे में भारत सरकार ने नंबर 1 न इसको एंटिसिपेट किया, न इसकी पूर्व कल्पना की लॉकडाउन लगाते समय। बाध्य होकर जब ये मजदूर जाने लगे तभी सरकार सोई रही। लगभग आज तक मैं आपसे कह रहा हूँ नीरज जी, सरकार सोई हुई है, भारत सरकार जी। और जितनी व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी ट्रेन की वो नहीं किया। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के बराबर ट्रेन की व्यवस्था हुई शुरू में, तो इसलिए वो नाकाफी साबित हुआ। और वो लॉकडाउन हमने पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, चौथी बार लगाया, उस लॉकडाउन की तो धज्जियां उड़ गई ना। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कोई शब्दों का एक मुहावरा है तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं मेंटेन नहीं हो रहा आज के दिन। जो लोग सीमेंट मिक्सर में क्रैम्प्ड होके जा रहे हैं उनसे आप उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? जो लोग एक कमरे में 6-6, 8-8 लोग रहते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई और जहां जहां ये मजदूर वापस जा रहे हैं दुर्भाग्य से वहां पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं अप्रत्याशित ढंग से। तो ये सोचना किसका काम था? ये सोचना मीडिया का काम नहीं था, ये सोचना मेरा काम नहीं था, ये सोचना काम था भारत सरकार का। और राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए था, जो भारत सरकार ने नहीं किया। सर बिल्कुल, आपने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंतजाम करना चाहिए था। कई राज्य सरकारों ने ये शिकायत की है, खासतौर पर नॉन बीजेपी सरकारें जो है, कि राज्य सरकार कम से कम श्रमिक ट्रेन चलाने के मामले में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी हाल ही में हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनका फोन होम मिनिस्टर नहीं उठा रहे हैं और मतलब उनके जो कंसर्न है, जो सरोकार है इन श्रमिक ट्रेन को लेकर, अपने माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, जो सेंटर है वो उन्हें एड्रेस नहीं कर रहा है। और सर आपने भी एक बहुत
बड़ा शब्द इस्तेमाल किया था कि ये आजाद भारत की सबसे इनकॉम्पिटेंट सरकार है। आप राज्य और केंद्र सरकारों के रिश्तों के बरक्स क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं नीरज जी, कि हम सब जानते हैं कि ये कोविड-19 शुरू होने के पहले से ही राज्य सरकारों की माली हालत बहुत खराब थी जी। भारत सरकार उनका जीएसटी का जो हिस्सा था वो भी नहीं दे रही थी। तो उनके पास राज्यों से उम्मीद करना कि राज्य अपने सारे संसाधन लगाकर कुछ कर पाएंगे, ये बिल्कुल ही टोटल बकवास था। राज्य सरकारों से, जब मैंने कहा कि राज्य सरकारों से मिलकर, तो मेरा मतलब ये था कि भारत सरकार राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराती, पैसे उपलब्ध कराती, फूड ग्रेन्स उपलब्ध करा, अनाज उपलब्ध कराती और कहती कि तुम अब चिंता करो, तुम्हारे राज्य में जितने मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं और लोग भी जितने गरीब हैं, उनकी चिंता करो। ये कहने का हक बनता भारत सरकार का जब वो उनको संसाधन उपलब्ध कराते। लेकिन आपने झारखंड का जिक्र किया, बिहार, झारखंड, बिहार को छोड़ दिए को वहां तो बीजेपी नीतीश की सरकार है, लेकिन झारखंड, उसके बाद बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, कम से कम ये 3 राज्य हैं जहां पर कि बीजेपी शुरू से विशुद्ध राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सबको ये नसीहत दी जाती है कि आप राजनीति मत कीजिए, बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है, हमारे विल पावर को आप कमजोर मत कीजिए। और आप उठाकर देखिए तो गवर्नर से लेकर पार्टी और भारत सरकार स्वयं, सारे लोग इन प्रदेशों में जहां पर कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर विशुद्ध राजनीति कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जैसा मैंने कहा बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, तो बीजेपी को राजनीति करने की पूरी छूट है। अब तो महाराष्ट्र की सरकार गिराने में भी वो लग गए हैं। तो ये एक ऐसा उन्होंने डबल स्टैंडर्ड हमारे देश में कायम किया है, जो कि इस समय देखकर सचमुच में रोना आता है कि भाई क्या यही समय है तुमको राजनीति करने का? देवेंद्र फडणवीस जाके धरना पर बैठते हैं जी राष्ट्र के सरकार के खिलाफ। कोलकाता में आप जानते हैं कि वहां के गवर्नर किस तरह सारी मर्यादाओं को तोड़कर ममता की सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। रोज कुछ न कुछ वहां पर वो उनका बयान छपता रहता है, बीजेपी वहां पर क्या कर रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, क्या इससे राष्ट्रीय जो हमारा संकल्प है वो कमजोर नहीं हो रहा है? इससे विकसित राजनीति नहीं हो रही है? और बाकी लोगों के लिए, कल मैं राहुल गांधी का कोई डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो सब सरकार के मंत्री उनके पीछे पड़ गए जी। तो ये बताइए क्या हो क्या रहा है इस देश में? बीजेपी मुझे कह रही है ना, बीजेपी तो ये कह रही है कि एक सुर में बात करनी चाहिए। वो तो आरोप के ऊपर पलटवार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और बाकी नॉन बीजेपी सरकारें राजनीति कर रही हैं। राजनीति कर रहे हैं वो लोग जो आज प्रदेशों में धरने पर बैठ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं वो लोग जो आज प्रदेशों में इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का। वो लोग राजनीति कर रहे हैं जो वहां पर जो पार्टी शासन में है उनके खिलाफ रोज आग उगल रहे हैं। राजनीति वो लोग कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उसके अंदर बड़े बड़े दावे किए गए कि माइग्रेंट वर्कर्स से लेकर एमएसएमई से लेकर बिजनेस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत राहत पहुंचाई है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो सरकार तो दावा कर रही है कि वो अपनी हर कोशिश कर रही है। सरकार के दावे के बारे में मैंने एक लेख में कहा नीरज जी, ये जो आप उस सरकार को पूरा श्रेय दीजिए, आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। 21 लाख करोड़ का पैकेज है जी। निर्मला जी ने जोड़ते 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 उसको 20,97,300 कुछ रुपए तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो हम क्यों करें? सरकार को पूरा श्रेय दीजिए कि सरकार ने 20 लाख नहीं 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मैंने एक इस पर लेख लिखा जिसमें मैंने कहा कि द पैकेज इज नॉट ओनली फ्लॉड, इट इज अ फ्रॉड ऑन द पूर ऑफ द कंट्री। इट्स अ फ्रॉड। और इसमें देश की और दुनिया की जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं
उसने 21 लाख करोड़ के पैकेज का जब विश्लेषण किया नीरज जी, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें 19 लाख करोड़ रुपया जो है वो लोन है, ऋण है, और मात्र 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो सरकार के बजट से जा रहा है, मात्र 2 लाख, जो कि जीडीपी के 1% से भी कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10% जीडीपी का हम दे रहे हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं विशुद्ध हिंदी भाषा में कि जनता के साथ ठगी नहीं है तो और क्या है? तो सर एक चीज बताइए, इससे पहले हम किसी और विषय पे आए, जो ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसने एक नौकरशाही का जो सबसे नीचा पायदान होता है, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और फिर वो उस साउथ ब्लॉक तक पहुंचे जिसे देश का पावर सेंटर कहा जाता है। तो सर अपने अनुभवों से आप मुझे ये बताइए कि ये जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई, ये जो रास्ता भटक रही हैं, ये बहुत ही अजीब किस्म की बात हो रही है। हमारे देश का रेलवे सिस्टम बहुत ही आइडियल रेलवे सिस्टम माना जाता रहा है, और अब जबकि बहुत कम ट्रेन चल रही है, वो जाना था जापान पहुंच गए, चीन के अंदाज में चल रही है, क्यों? ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की रेल जो है, रेल की व्यवस्था, वो दुनिया के बेस्ट रेल व्यवस्था में उसकी गिनती होती है। और हमारी रेलवे जो है वो प्रतिदिन 3 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता रखती है। 3 करोड़ जी ले भी जाती है। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इतने श्रमिकों को पहुंचाना था। ये काम करने में अगर हम पूरे संसाधन लगाते रेलवे के, तो ये काम करने में हमको 1 हफ्ता मैक्सिमम लगता। तो भारत की रेल जो है उसने, मैं मानूंगा कि इनकॉम्पिटेंस में, इनएफिशिएंसी में एक रिकॉर्ड स्थापित किया, और बहुत दिनों तक इसका जिक्र होगा, जैसा आपने कहा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। इसमें क्या हो रहा है? और लगभग जब सिविल एविएशन खुला, हवाई फ्लाइट्स चलने लगी, तो पहले दिन दूसरे दिन की अफरा तफरी आपने एयरपोर्ट पर भी देखी जी। वहां पर भी राज्यों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो इसलिए जो मैंने कहा कि दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो मैं इन्हीं दोनों विभागों की खास तौर पर और गृह मंत्रालय की बात कर रहा था, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों की समस्या या गरीबों की समस्या के ऊपर कोई ध्यान। सर आप इस कोरोना संकट को, इस लॉकडाउन की वजह से लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी को भविष्य में कहां जाता देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको, इकोनॉमी तो लड़खड़ा गई कि न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हमने जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया था, अब वो हथौड़े की मार थी, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। तो उस समय जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है देश में, वो 350-360 के आसपास थे जी। आज 1.5 लाख के आसपास है। मैंने कहा था एक लेख में कई सप्ताह पहले कि अब हमको एक सोने के आभूषण के कारीगर की जो दक्षता होती है ना, उसकी आवश्यकता है, हथौड़े की आवश्यकता नहीं है। जो महीन काम करके और एक बढ़िया प्रोडक्ट दे सकता है, इस तरह हमको लॉकडाउन को ट्रीट करना पड़ेगा। और जहां जहां हमें लगाना है वहां लगाएं, जहां नहीं लगाना है वहां छूट दें। हमें सुनार चाहिए लेकिन लोहार मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं। सर थोड़ा सा हम विषय को बदलते हैं और थोड़ा सा चलते हैं हम देश की सरहद की तरफ। आजकल आप चूंकि विदेश मंत्री रहे हैं और ये काफी सवाल हो जाता है, पिछले कुछ हफ्तों से ये कहना होगा कि भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के इस तनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए अलग अलग खबरें आ रही हैं, वही जैसा आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बहुत चीन की गुंडागर्दी और भारत की बहादुरी के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन बहुत सारे आलोचक इसमें कई और दूसरे मुद्दे देख रहे हैं। आप इस तनाव को कैसे देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूं कि जो भी जरा भी वाकिफ है नीरज जी चीन के लंबे इतिहास से, वो ये जानता है कि जैसे अपने पूरे इतिहास में भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, उसी तरह चीन एक
आक्रमणकारी देश रहा है। वो पास पड़ोसों को के देशों को उसने दबाने का काम किया, दुनिया भर में आक्रमण किया। जैसे लेपर्ड अपना रंग नहीं बदलेगा और बाघ अपने स्ट्राइप्स नहीं बदलेगा, उसी तरह चीन भी नहीं बदलेगा, चाहे आप कितनी बार भी उसको अपने आलिंगन पाश में ले लीजिए, वो बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? आप उन्हें अहमदाबाद में नदी किनारे बिठाकर झूले में झुला लीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, या उनके साथ वहां जाके झूल लीजिए, या दूसरे किसी देश में जाके झूल लीजिए। एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें कहा जाए कि चीन ने भारत की बात तत्काल मान ली। और चीन का दूसरा रुख जो है वो ये है कि भारत की सीमा पर और दुनिया के दूसरे देशों से उसकी जो सीमा मिलती है, वहां पर वो क्रीपिंग एग्रेशन करते हैं। क्रीपिंग का मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हर जगह जो एस्टैब्लिश्ड है स्टेटस को है, वस्तु स्थिति है, उसको बराबर बदलने का प्रयास करते हैं। तो भारत की सीमा पर भी उन्होंने बराबर प्रयास किया, क्योंकि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप जानते हैं कि डिफाइंड नहीं है। जी, मानते हैं कि भाई हमारा ये है, चीन मानता है कि हमारा ये है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हुआ गलवान नाला घाटी के बारे में, तो वहां पर कभी कोई पहले चीन ने कोई दावा नहीं किया था। आज पहली बार वहां पर भी चीन ने दावा ठोक दिया कि नहीं, ये इलाका हमारा है। और आज जो प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें वो कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा हम मानते हैं, इससे 2-3 किलोमीटर अंदर घुस आया है। बिल्कुल, वहां पर उसकी सेना है। अब जब मैं एक बात और कहूंगा आपसे नीरज जी, कि जब भारत चीन की बात आती है और नए भारत की बात आती है, न्यू इंडिया, कि न्यू इंडिया के सामने चीन की क्या औकात है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि डोकलाम में देखो हमने कैसे उनको सबक सिखाया। बिल्कुल, डोकलाम में आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों आमने सामने आए, दोनों देशों की फौजें। फिर ये हुआ कि दोनों देशों की फौजें लौटेंगी अपने अपने पुराने स्थान पर। जी, हम अपने पुराने स्थान पर लौट आए, चीन अपने पुराने स्थान पर नहीं लौटा। हम बातों को छुपा जाते हैं देश की जनता से, पूरी बात बताते नहीं है, और देश की जनता गुमराह रहती है कि भाई हमने बड़ी बहादुरी दिखाई और चीन को पीछे ढकेल दिया। कल जब चीन के यहाँ जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कुछ कहा और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, सब कुछ कंट्रोलेबल है, ये कहा उन्होंने, स्टेबल एंड कंट्रोलेबल, ये बयान आया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक चैनल देख रहा था, एक देश का चैनल, उसमें उन्होंने कहा, देखा हमने चीन को झुका दिया। भारत ने, न्यू इंडिया ने चीन को झुकाकर नाक रगड़वा दिया जमीन में, और लुटियंस के जो लोग हैं वो कहाँ गायब हैं, लुटियन लॉबी कहाँ है। और उन्होंने वकील की फोटो दिखाई लुटियंस लॉबी की तरफ से कि ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या रहा है इस देश में? इसलिए मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि चीन के साथ बहुत सावधानी के साथ डील करने की जरूरत है। और आज वुहान स्पिरिट के बारे में हम पूछें कि वुहान स्पिरिट का क्या हुआ, बलीपुरम स्पिरिट का क्या हुआ, जी, क्या जवाब है सरकार के पास? और उधर जिनपिंग पीएलए को कह रहे हैं कि आप युद्ध की तैयारियों में जोर शोर से लग जाइए। हाँ, वो हर साल कहते हैं जब ये मौका। हांगकांग के संदर्भ में है या भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में नहीं है, वो जनरल कहते हैं जब उनके कम्युनिस्ट पार्टी का एनुअल जब कॉन्फ्रेंस होता है तो सेना के लोग भी मिलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग। कूटनीतिक बयान तो है, एक एग्रेसिव कूटनीतिक बयान तो है ही, है बिल्कुल। आज के संदर्भ में उसको अग्रेसिव बयान ही कहा। बिल्कुल। तो सर, खत्म करने से पहले आपके लंबे तजुर्बे के मद्देनजर मैं आपसे आखिर में ये चाहता हूं कि आप सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं, जो ये एक बिखरे हुए इंतजाम कोरोना और लॉकडाउन से निपटने के हमें नजर आ रहे हैं, उनमें सरकार के लिए यशवंत फॉर्मूला क्या होगा इसे संभालने के? मेरा 60 वर्षों का अनुभव है जी नीरज जी, 60 वर्ष प्रशासन में या राजनीति में। तो उस आधार पर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सरकार को जितनी राज्य सरकारें हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने विपक्षी दल हैं उनके नेता हैं,
इन सबके साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। और ये मैं कोई अजीबोगरीब बात नहीं कह रहा हूँ। अटल जी की सरकार में मैंने काम किया, वरिष्ठ पदों पर, आप जानते हैं जी। और उस समय कोई भी अगर आफत आती थी, कोई भी क्राइसिस आता था, संकट आता था, अटल जी पहला काम ये करते थे कि वो बुलाते थे विपक्षी नेताओं को और उनसे बातचीत करते थे। तो हम विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? उनसे बातचीत कीजिए। राज्यों के चीफ मिनिस्टर से लगातार संपर्क में रहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सुझावों को लीजिए, राज्यों की पूरी मदद कीजिए संसाधनों से, केवल वाक्यों से नहीं बल्कि संसाधनों से आप मदद कीजिए, ताकि आप जो उनके ऊपर जिम्मेदारी देना चाहते हैं वो भली भांति उसको ये कर सकें। और इतना करने के बाद सबसे पहले चंद दिनों के भीतर ये जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है इसका समाधान कीजिए। ये जो आपने फ्रॉड पैकेज दिया है 21 लाख करोड़ का, इसको रियल पैकेज बनाइए और गरीबों तक पैसा पहुंचाइए। मैं कोई अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में नहीं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन हमारे देश में कोरोना संकट होने के पहले से मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई जी। और जब तक अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़त नहीं होगी तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में गति नहीं आ सकती है। इसलिए मांग बढ़ाने के जितने उपाय हो सकते हैं वो आप कीजिए। आज क्यों हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए करोड़ों लोग मजदूरों को लगाकर नेशनल हाईवे का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, रेलवे एक्सपेंशन का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बहुत सारे काम हैं जो लोगों की आवश्यकता है। मकान लोगों की आवश्यकता है, आवश्यकता में कोई कमी नहीं आई है, मांग में कमी आ गई। तो इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाइए, उसकी मांग की पूर्ति कर कीजिएगा तो मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में और अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौटने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने हमें समय दिया, क्विंट के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।